नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम आदिकाल के प्रश्नों को देख रहे हैं। जो क्लास कल हुई थी उसी से संबंधित यह प्रश्न है। आशा है आपने उस क्लास को देख लिया होगा और अपने नोट्स को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया होगा। कुछ और तथ्य जो मैं कल की क्लास में बताना चाहती थी तो छूट गए थे, उन तथ्यों को हम आज प्रश्नों के माध्यम से देख लेंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अपने उत्तर देते रहिएगा। इससे पता चलता है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आप क्लास को ध्यान से देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के किस ग्रंथ से सहयोग नहीं लिया? जब रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा तो उन्होंने किस ग्रंथ से सहयोग नहीं लिया था? मिश्रबंधु विनोद से, शिवसिंह सरोज से, कविता कौमुदी से या ब्रज माधुरी सार से? रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के लिए किस ग्रंथ से सहयोग नहीं लिया था? सही उत्तर है इसका शिवसिंह सरोज। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भाषा काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीव्स, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK या हिंदी साहित्य विमर्श पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है इसका भाषा काव्य संग्रह। यह श्याम सुंदर दास की रचना नहीं है, यह है महेश दत्त शुक्ल की रचना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। महेश दत्त शुक्ल। कब है इसका समय भी पूछा जा सकता है, तो यह रचना है 1873 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इतिहास ग्रंथ है, इनको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्लास में बने रहिए और अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए। साफ दिख रहा हो नहीं, अगर नहीं साफ दिख रहा हो तो क्लास की क्वालिटी को, वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, पहला ग्रंथ है इस्तवार द ला लितेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, जो कि है गारसद तासी का। दूसरा है तजकिरा ए शुअरा ए हिंदी तबकाते शुअरा मौलवी करीमुद्दीन का, इसको हमने पिछली क्लास में देखा था। उसके बाद आता है भाषा काव्य संग्रह। इनको क्रम से लगाने वाला प्रश्न भी बन सकता है, तो इसको आप लोग क्रम से नोट करिएगा। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी, महेश दत्त शुक्ल। शिवसिंह सरोज है 1883 ईस्वी, शिवसिंह सेंगर का। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज गियर्सन का 1888 ईस्वी। हिंदी कवित रत्नमाला श्याम सुंदर दास का है। इसके 2 भाग प्रकाशित हुए थे, एक 1909 में और एक 1914 में। मिश्रबंधु विनोद है 1913 में, मिश्र बंधुओं का। उसके बाद है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में, एडविन ग्रीव्स का। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में है, FEK का। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 में है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का। कुछ और देखते हैं। ब्रज माधुरी सार है 1923 में, किसका है यह? एक मिनट, वियोगी हरि जी का। वहीं हिंदी भाषा का विकास 1924 है, श्याम सुंदर दास का। सुकवि सरोज है 1927 में, गौरी शंकर द्विवेदी का। कविता कौमुदी है 1928, राम नरेश त्रिपाठी का। अभी हम आगे प्रश्नों को देखेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रामचंद्र शुक्ल। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास 1934 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1931 नंद दुलारे वाजपेयी। संकलनकार हैं, मूल लेखक हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1932 ब्रजरत्न दास का है और हिंदी साहित्य 1933 संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। आगे बढ़ते हैं। कुछ और ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ, एक जगह आपको मिल जा रहे हैं, तो अच्छी तरीके से इनमें से नोट कर लीजिएगा। आगे है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्ण शंकर शुक्ल। साहित्य की झांकी 1936 गौरी शंकर सत्येंद्र। पुरातत्व निबंधावली 1939 राहुल संकृत्यायन। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1937 गुलाब राय, यह पूछा जाता है परीक्षाओं में। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1938 गोपाल लाल खन्ना। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। उसके बाद है
राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939 मोतीलाल मेनारिया। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ब्रजरत्न दास, इंपॉर्टेंट है यह। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। उसके बाद है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1942 डॉक्टर कृष्णलाल। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में नंद दुलारे वाजपेयी का है। हिंदी काव्य धारा 1944 में राहुल सांकृत्यायन का है। हिंदी वीर काव्य 1945 टीकम सिंह तोमर। रीति काव्य की भूमिका 1949 डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 में नंद दुलारे वाजपेयी जी का। उत्तरी भारत की संत परंपरा, यह इंपॉर्टेंट है, 1951 में परशुराम चतुर्वेदी का। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी साहित्य का अतीत 1960 में है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 में है नलिन विलोचन शर्मा का। और हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरी प्रचारी सभा द्वारा 16 भागों में 1961 में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में है, संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। और आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 नारायण चतुर्वेदी। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981 मैनेजर पांडे का, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 विश्वनाथ त्रिपाठी। जब हिंदी साहित्य के विद्यार्थी इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसी को पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ठीक है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास प्रोफेसर वासुदेव सिंह का कब है, 1993 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बच्चन सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा जरूर। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजे, यह भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004 संपादक नीलाभ का, यह भी पूछा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का विवेचना परक इतिहास मोहन अवस्थी का, यह रचनाएं अभी हाल फिलहाल की हैं तो इन्हें याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास भगीरथ मिश्र का है, 2010 में ही है। और हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2012 नीरजा माधव का है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदि प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं ग्रेयर्सन है, यह कथन किसका है? नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर मैनेजर पांडे, डॉक्टर नगेंद्र या गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदि प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं ग्रेयर्सन है, यह कथन किसका है? ये पॉइंट पिछले क्लास में था तो इसको आपको जरूर बताना है, ये गलत नहीं होना चाहिए। सही उत्तर है नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। निम्न में से, ये थोड़ा सा प्रश्न बड़ा हो गया है, निम्न में से कौन सा कथन शुक्ल जी ने नहीं लिखा है? शुक्ला नहीं है, शुक्ल जी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं लिखा है। ऑप्शन ए है किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। ऑप्शन बी है इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। ऑप्शन 3 है यानी कि सी, रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने, यहाँ पर रहेगा मैंने, प्रायः शिव सिंह सरोज से ही लिए हैं। और ऑप्शन डी है वर्तमान लेखक और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही जान पड़ता है। इसमें से कौन सा कथन शुक्ल जी का नहीं है, शुक्ल जी ने नहीं लिखा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः शिव सिंह सरोज से ही लिए हैं, यह कथन गलत हो जाएगा, यानी शुक्ल जी ने नहीं लिखा है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ये रहा वो पेज जिसमें शुक्ल जी बताते हैं कि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को लिखने के लिए किस किस ग्रंथ से सहायता ली थी, ठीक है। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल पर आने पर उलटनी पड़ी है। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास बीए की हिंदी कोविद रत्नमाला, श्रीयुत पंडित रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी, श्री वियोगी हरि की ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है।
अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा, उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए। अब यहाँ से आपको यह प्रश्न मिल सकता है, पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल को लिखने के लिए किससे सहायता मिली थी शुक्ल जी को? तो वो थे केदारनाथ पाठक। पर न आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है और न देने की हिम्मत कर सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद को आज तक वे बदमाशी समझते थे। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, शुक्ल जी की किताब को एकदम जैसे घोल कर पी जाइए, वहां से प्रश्न बहुत बनते हैं। ठीक है, तो यह शुक्ल जी की किताब का पेज था जिसमें इन्होंने बताया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखते समय उन्होंने कहाँ कहाँ से सहायता ली थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। ये सुखदेव है। ठीक है, मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा इसका कृष्ण बिहारी मिश्र शामिल नहीं है। सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र तीनों को मिलाकर मिश्र बंधु कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्न में से किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया है? शेरसिंह सरोज के लिए कविवृत्त संग्रह, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लिए बड़ा कविवृत्त संग्रह और मिश्र बंधु विनोद के लिए प्रकांड कविवृत्त, या ये सभी सही हैं? कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा विशेषण प्रयोग नहीं किया है इन्होंने, या ये सभी किए हैं? कमेंट करके अपने उत्तर दीजिए। सही उत्तर है इसका सभी सही हैं। मिश्र बंधु विनोद के लिए प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लिए बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा है और शिव सिंह सरोज को कवि वृत्त संग्रह कहा है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। गारसद तासी ने हिंदुस्तान साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा था? फ्रांसीसी, जर्मन, अंग्रेजी या हिंदी में? सही उत्तर है इसका फ्रांसीसी भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? 1862 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1883 ईस्वी या 1888 ईस्वी? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? सही उत्तर है इसका 1883 ईस्वी। शिव सिंह सेंगर, याद रखिएगा, यह शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की रचना है और शिव सिंह सेंगर जी हिंदी साहित्य का आरंभ 770 विक्रम संवत से मानते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण किस साहित्य इतिहासकार का है? यानी कि इस नाम से किसके ग्रंथ में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है? ब्रज का कृष्ण संप्रदाय मिश्र बंधुओं द्वारा, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा, शुक्ल जी द्वारा या रामकुमार वर्मा द्वारा? सही उत्तर है इसका जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ये जॉर्ज ग्रियर्सन की काल विभाजन और नामकरण है, इसको देखकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न हमेशा ही बनते हैं। पहला इन्होंने किया था विभाजन चारण काल, जिसका समय 700 से 1300 ईस्वी है, इनका दिया हुआ। दूसरा विभाजन किया था 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा था मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। चौथा अध्याय था, ये युग नहीं थे, एक अध्याय के नाम मात्र कहे जा सकते हैं, ब्रज का कृष्ण काव्य था 1500 से 1600 ईस्वी। पांचवा अध्याय था मुगल दरबार। छठा अध्याय था तुलसीदास। सातवां था रीति काव्य, जिसका समय इन्होंने दिया 1580 से 1692 ईस्वी। और आठवां अध्याय था तुलसीदास के अन्य परवर्ती सन 1600 से 1700 ईस्वी तक। 18वीं शताब्दी सन 1700 से 1800 ईस्वी। और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857 ईस्वी। विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान सन 1857 से 1887 ईस्वी तक। तो ये था जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसको अपनी नोट्स में नोट कर लीजिएगा।
प्रश्न संख्या 10 देखिए, इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभ्यास हिंदी है। शुक्ल जी का यह कथन आदिकाल के किस प्रकरण से है? प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी ने पहले प्रकरण में सामान्य परिचय, पहले प्रकरण का नाम है सामान्य परिचय, दूसरे प्रकरण का नाम है अपभ्रंश काव्य और तीसरे प्रकरण का नाम है देश भाषा काव्य और चौथे प्रकरण का नाम है फुटकल रचनाएं। ठीक है, ये केवल आदिकाल के लिए है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट्ट, अपभ्रंश, मैथिली या ब्रज? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? सही उत्तर हो जाएगा इसका अवहट्ट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम विद्यापति के बारे में देखेंगे। ठीक है, विद्यापति से हर परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। पिछली क्लास में बहुत ही कम तथ्य हो पाए थे, तो यहाँ थोड़े से और तथ्यों को मैं जोड़ रही हूँ। विद्यापति जिनका समय है 1380 से 1450 ईस्वी, पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे, तो इनके गुरु का नाम पूछा जाता है। विस्फी गांव दरभंगा जिला के थे और तिरहुत के राज दरबार से जुड़े थे। ठीक है, और तथ्य देख लेते हैं। इन्होंने 3 भाषाओं में, एक मिनट जूम कर देती हूँ, इन्होंने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना की। संस्कृत में इन्होंने की शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्णकृत, ये रचनाएं इनकी संस्कृत में हैं। अवहट्ट में इनके हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका केवल 2। मैथिली में है पदावली और गोरक्ष विजय नाटक है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत और पद्य भाग मैथिली में है। ठीक है, कीर्तिलता की बात करें तो ऐतिहासिक चरित काव्य है। विद्यापति पदावली का संपादन राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने किया है। विद्यापति की पदावली अत्यंत प्रसिद्ध है। यह भक्ति परक रचना है या श्रृंगार परक, इसको लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। ठीक है, पदावली में प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण की आराधना गीत है, अतः बहुत से विद्वान इन्हें भक्त कवि मानते हैं। मिथिला में इन्हें कोई वैष्णव भक्त कवि नहीं मानता, जबकि बंगाल में मानते हैं। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। शुक्ल जी का कथन है, एक इम्पॉर्टेंट है, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीति काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। अब यहाँ से देख लेते हैं कि विद्यापति को कौन विद्वान रहस्यवादी मानते हैं या भक्त कवि मानते हैं या श्रृंगारी कवि मानते हैं। यह पिछली क्लास में था, लेकिन हम बार बार रिपीट करेंगे तो आपको जल्दी से याद होगा। श्रृंगारी कवि मानते हैं हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी। भक्त कवि मानते हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। रहस्यवादी मानते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। और सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कहा था। इनका संबंध शैव संप्रदाय से था और हिंदी में इन्हें कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, जबकि हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेवोपासक माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और यहाँ तथ्य है, बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। पिछली क्लास में हमने देखा था। निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के वाक सिद्ध कवि इनको कहा है। और विद्यापति के उपनाम हैं मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित करना है। विजयपाल रासो है, चर्या गीत है, विद्यापति पदावली है और पृथ्वीराज रासो है। और एक तरफ है हिंदवी, अपभ्रंश, संधा भाषा, मैथिली और व्रजभाषा। मिलान करना है और कोड का चयन करना है। सबसे पहले मिला लेते हैं। विजयपाल रासो की बात करें तो यह अपभ्रंश इसकी भाषा हो जाएगी। चर्या गीत की भाषा संधा भाषा हो जाएगी और विद्यापति पदावली की भाषा हो जाएगी मैथिली।
और पृथ्वीराज रासो की भाषा ब्रज भाषा होगी, क्योंकि ये पिंगल शैली में है तो राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण ही पिंगल कहा जाता है। तो इस तरह से इसका कूट बनेगा 2 3 4 5, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। 2 3 4 5 यहाँ मिल रहा है, 2 3 4 5 इसको कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? चंद्रबरदाई को, विद्यापति को, पुष्पदंत को या जगनिक को? हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा गया है? सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना जा सकता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से या पाली से? शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव किस से माना जा सकता है? सही उत्तर है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। प्रश्न संख्या 15 बताइए, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी? सही उत्तर है इसका 10वीं शताब्दी। पुष्पदंत का समय है 10वीं शताब्दी। थोड़ा सा पुष्पदंत के बारे में देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर। पुष्पदत्त मूलतः शैव थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। इनके समय को लेकर विवाद है। शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है, लेकिन सामान्यतः 972 ईस्वी यानी 10वीं सदी इनका समय माना जाता है। रचनाएं देखते हैं। 63 महापुरुष गुणालंकार, जिसे महापुराण भी कहा जाता है। दूसरी रचना है रण कुमार चरित्र यानी कि नाग कुमार चरित्र। जसहर चरित्र यानी कि यशधर चरित्र। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने इनके 2 और ग्रंथों का उल्लेख किया है, आदि पुराण और उत्तर पुराण। इन दोनों को चौपाइयों में रचित बताया है शुक्ल जी ने। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। पूछा जाता है कि महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? तो 63। तीनों चरित्र आख्यान काव्य हैं और चौपाइयों में लिखे गए हैं। जैन साहित्य में चरित्र काव्य प्रचुर मात्रा में लिखे गए। पुष्पदंत के दोनों चर्यों के अलावा कनकामर मुनिकृत करकंड चरित्र, जिसका समय 11वीं शताब्दी है, वह भी प्रसिद्ध है। अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। ठीक है, यहाँ से भी याद रखिएगा कि अपभ्रंश में जो चौपाई थी वह 15 मात्राओं की एक छंद थी। स्वयं को यह अभिमान मेरु कहते थे, काव्य रत्नाकर कहते थे, कवि कुल तिलक कहते थे। डॉक्टर भयानी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है। और पुष्पदंत ने साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से की है, किंतु काव्यत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं मिलती है। डॉक्टर तगारे ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी माना है। किसने माना है? डॉक्टर तगारे ने। और शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा है। तो ये पुष्पदंत के बारे में आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन किस विद्वान का है? जॉर्ज गियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। देख लेते हैं, यह बुक का पेज है जहाँ पर इन्होंने अमीर खुसरो के बारे में बात की है। यहाँ लिखते हैं, मिलता है यहाँ पर, कबीर की अपेक्षा, एक मिनट, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, जैसे पुराना चावल ही, एक मिनट, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा की गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। शुक्ल जी का यह कथन आदिकाल के किस प्रकरण से है? प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 या प्रकरण 4? कमेंट करके अपने उत्तर बताइए।
सही उत्तर हो जाएगा प्रकरण 4। प्रकरण 4 का नाम है फुटकल रचनाएं और उसमें इन्होंने यह कथन कहा है। ठीक है, प्रश्न अगर डीपली बने तो इसी प्रकार से बनेंगे। प्रकरण 4 में ये यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट मिल सकता है। यहाँ पर ये हाईलाइट किया हुआ है। मेरी पूरी बुक रेड और ग्रीन हो चुकी है। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों को व्यवहार योग्य समझी जाती है। ठीक है, यहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। पृथ्वी चंद वरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? अरिल, पदड़िया, कविता, सवैया। चंद वरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका कवित्त छंद का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है। निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं? जिन धर्मसूरी, सुमतिगढ़ी, मुनि जिनविजय, आशुक। चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? सही उत्तर है आशुक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य मनोरंजन था। खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ इस रूप में आ गई थी कि जिस रूप में खुसरो में मिलती है। खुसरो धर्म उपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए है। आपको असत्य कथन का चुनाव करना है। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन डी। यह इन्होंने कबीर के लिए कहा है, न कि खुसरो के लिए। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? और कृतियां हैं राउलवेल, कुवलमाला कथा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। कुवलयमाला कथा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर और राउलवेल, ये 4 रचनाएं हैं। रचना क्रम के हिसाब से आपको सही अनुक्रम बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ए। सबसे पहले आएगी कुवलयमाला कथा, उसके बाद राउलवेल, उसके बाद आएगी उक्ति व्यक्ति प्रकरण और उसके बाद आएगी वर्ण रत्नाकर। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कुवलयमाला कथा है उद्योतन सूरी की रचना। इसका समय है 9वीं सदी। यह आरंभिक उल्लेख्य गद्य ग्रंथ अपनी भाषा के कारण चर्चित है। इसमें कुछ एक स्थानों पर उस समय की सामान्य प्रचलित भाषा का सुंदर रूप मिलता है। आपके YouTube के वीडियो में जूम करने का एक ऑप्शन होता है, जैसे जूम किया जाता है वैसे जूम करेंगे तो आपको ये दिखाई देने लगेगा। इससे बड़ा करूंगी तो आपको और साफ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, राउलवेल इसके बाद आती है। रोड़ा कवि की रचना है, 10वीं सदी इसका समय है। यह एक शिलांकित कृति है और गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राउल नामक नायिका का नखशिख वर्णन है, साथ ही कलचुरी राजवंश के एक सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है। ये जो लाइन है ना, कलचुरी राजवंश के एक सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन, यह प्रश्न पूछा गया था 2021 के टीजीटी की परीक्षा में। ठीक है, इससे हिंदी में नखशिख वर्णन की परंपरा का आरंभ होता है। उसके बाद आती है रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये आदिकाल का गद्य साहित्य, गद्य रचनाएं हैं, 4 रचनाएं देखी जाती हैं इनमें। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है 12वीं सदी में। बनारस के आसपास के प्रदेशों की संस्कृति, भाषा आदि पर प्रकाश डाला गया है। इससे उस युग के काव्य रूपों की जानकारी भी प्राप्त होती है। इस दृष्टि से इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। इसमें कौशल भाषा को अपभ्रष्ट कहा गया है और संस्कृत के समांतर 12वीं सदी में व्यवहृत कौशली के उदाहरण भी इसमें दिखते हैं। व्याकरण के अनुकूल व्यवस्थित यह व्याकरण शास्त्र है। और अगली रचना है वर्ण रत्नाकर, जो कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है, 14वीं सदी इसका समय है। हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण मिलता है। प्रश्न पूछा जा सकता है किसका चित्रण मिलता है वर्ण रत्नाकर में? मैथिली हिंदी में रचित यह ग्रंथ शब्दकोश सा प्रतीत होता है और सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया है। वर्ण रत्नाकर का संपादन किसने किया है? सुनीति कुमार चटर्जी ने। प्रश्न बहुत सारे इससे बनेंगे, ये चार्ट पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इससे देखकर आपके नोट्स बना लीजिए। लिखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, जितना ही लिखेंगे उतना ही याद होगा। अब आपको बताना है यह पंक्ति किस विद्वान की है।
पंक्ति है, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल चियराज सहाबे मुकल उजू रे उजू छाड़ी माँ लेहू रे बंक निहई बोही माँ जाहू रे रंक हथेरे काकड़ माँ लोऊ दापड़ अपने अपा बुझते नियमन। सरपा की, लोईपा की, कन्हपा की या विरूपा की? यह पंक्ति किस विद्वान की है? सही उत्तर है इसका सरपा। यह सरपा की पंक्ति है। यह बस पहली लाइन पूछी जाती है हमेशा, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। लेकिन अगर ये दूसरी और तीसरी लाइन भी पूछ ले तो क्या करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर तीनों लाइनों को रख दिया था। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, जोई जोई पिंडे सोई 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 ब्रह्मांडे पंक्ति किसकी है? कुकुरिपा की, गोरखनाथ की, लोईपा की या सरहपा की? जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है इसका गोरखनाथ की। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में किस रचना के समय का उल्लेख किया गया है? 1272 मझारी जेठवदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभ भई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो या हमीर रासो? निम्नलिखित पंक्तियों में किस रचना के समय का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका बीसल देव रासो। नरपति नाल्ह की रचना, यहाँ पर नाल्ह से आप इसको समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 25 बताइए, निम्नलिखित पंक्तियां किस रचना से हैं? सुधामुख के विह निर्मल बाला अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। बसंत विलास से, पदावली से, कीर्ति पताका से या बीसल देव रासो से? यह पंक्तियां किस रचना से हैं? आदिकाल की प्रमुख पंक्तियां मैं आप लोगों को पिछली क्लास में करवा दी थी और जो नहीं करवाई हूं आपको इस क्लास से मिल जाएंगी। सही उत्तर है पदावली। यह पंक्तियां पदावली से है, विद्यापति की पदावली से। तो यहाँ से कवि भी पूछा जा सकता है कि किस कवि की हैं, तो विद्यापति की हैं। प्रश्न संख्या 26 बताइए, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि द्वारा लिखित है? माधव हम परिणाम निराशा तुहु जगतारन दीन दयामय आतय तोहार विश्वासा। नरपति नाल की, अब्दुल रहमान की, विद्यापति की या चंद्रवरदाई की? पंक्तियां किस कवि द्वारा लिखित हैं? सही उत्तर है विद्यापति। विद्यापति की पंक्तियां हैं पदावली से ही, विद्यापति की पदावली से। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? वडरत्नाकर, कीर्तिलता, चर्यापद या ज्ञानेश्वरी? मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। समय है इसका 14वीं सदी। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। भला हुआ जो मारिया बहिरी मारा कंतु लज्जेऊ तू वैसनु जय भग्गा घरु एंतु। हेमचंद की, सोमप्रभ सूरी की, नरपत नाल की या जगनिक की? नरपति नाल की। यह पंक्तियां किसकी हैं? सही उत्तर है हेमचंद की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 है, अवधू रहिबा रहिया हाटे बाटे रूस विरस की छाया तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास, गोरखनाथ, विद्यापति या कुकुरिपा? अवधू रहिया हाटे बाटे रूस विरस की छाया तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। सही उत्तर है गोरखनाथ की। प्रश्न संख्या 30 और इस क्लास का यह अंतिम प्रश्न है। ठीक है, कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित पंक्तियां किस सिद्ध कवि की हैं? कितनी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। निम्नलिखित पंक्तियां किस सिद्ध कवि की हैं? ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागड़ कनेठ चोर नीलका गई माय गय दिवसई बहुड़ी काढ़ई धड़े भा रति भैले कामरु जा। सरहपा की, कान्हपा की, लोईपा की या कुकुरिपा की?
यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? सही उत्तर है इसका कुक्कुरिपा की। ये कुक्कुरिपा गलत है, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, कुक्कुरिपा। तो यह थी आज की क्लास। कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूपी, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2004 का। ठीक है, 2003 तक हो गया है ना, 2004 का देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।